नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र चुनावों के परिणाम का विश्लेषण करती हमारी ये विशेष पेशकश। महाराष्ट्र चुनाव से लेकर उत्तर प्रदेश उपचुनाव तक जीत के शिल्पकार कई हो सकते हैं, लेकिन जिसने अपनी नीति, रणनीति और राजनीति के दम पर विजय को महाविजय में बदला, वो ताकत है ब्रांड मोदी की, जिसने विरोधियों के हर चाल को बेअसर किया और जनता में काम की गारंटी का विश्वास पैदा किया। वो शक्ति है मोदी मैजिक की, जिसने अपने एक आह्वान से लोकसभा चुनावों के बाद उपजी निराशा के माहौल को कार्यकर्ताओं के बीच उत्सव में बदल दिया। वो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी का। बीजेपी के विजय राग में साफ सुनाई दे रहा है, हर तरफ तेरा ही जलवा। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। महाराष्ट्र में चल गया मोदी का मैजिक। जय भवानी। कोई सर्वे वर्वे काम नहीं आने वाला, ये विजय का विश्वास नजर आ रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में फिर मोदी चैंपियन। कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। ओबीसी इतनी छोटी जाति का वो कैसे प्रधानमंत्री बन गया? मोदी का दम तो विरोधी बेदम। प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। यूपी से महाराष्ट्र तक, राजस्थान से बिहार तक गूंज रहा है एक ही नारा, एक ही नाम, मोदी का मैजिक, मोदी का काम। मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। छत्रपति शिवाजी महाराज की। ये मोदी मैजिक नहीं तो और क्या है, जो महाराष्ट्र में 2 बार की सत्ता के बाद भी कोई सत्ता विरोधी लहर न पनपने दी। जीत ऐसी दिलाए कि रिकॉर्ड बन जाए। ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। ये भाजपा के गवर्नेंस मॉडल पर मुहर है। ये ब्रांड मोदी की चमक नहीं तो और क्या है, जो उत्तर प्रदेश में उपचुनावों की जीत का इतिहास बदल जाए। ये नाम मोदी की धमक नहीं तो और क्या है, जो हरियाणा में हारी करार दी हुई बाजी भी ऐतिहासिक आंकड़ों से जिता जाए। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बहुत किंतु परंतु था। महायुति के सामने महाविकास अघाड़ी का चैलेंज भी छोटा नहीं था। उस पर से लोकसभा चुनावों के नतीजों ने बीजेपी से उत्साह छीन लिया था, लेकिन जैसे ही एंट्री हुई चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की, राज्य के चुनावी हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। कांग्रेस और उसको इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है।
महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो बीजेपी की विजय का भरोसा जिस चेहरे पर था, वो चेहरा फिर जीत के तेज से दमक रहा है। एक बार फिर रैलियों और भीड़ के बीच से उठते मोदी मोदी के नारे उद्घोष कर रहे हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है। अभी कुछ महीने पहले ही राजनीतिक मंचों से बाकायदा ब्रांड मोदी की चमक पर सवाल उठाए जाने लगे थे। मोदी मैजिक चुक जाने की घोषणाएं होने लगी थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद तस्वीर बदल चुकी है। वही मोदी हैं, वही विपक्ष है, वही राजनीति है। ब्रांड मोदी की ताकत फिर से विरोधियों को मुश्किल में डाल रही है। हम लड़ने वाले लोग हैं, हम बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक हैं। बाला साहब ठाकरे साहब ने भी उनकी जिंदगी में ऐसे बहुत हार जीत देखी है। तो हमको कोई चुनाव हराया, हमने सत्ता गंवाई, उसके लिए हमको कोई दुख नहीं है, हम लड़ेंगे। महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती है, भारत हार गया है, लोकतंत्र हार गया है। जो प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता पे दोबारा से प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। जिसके एकमात्र नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य में आपका स्वागत स्वीकार करते हुए। वक्त लगेगा महाअघाड़ी को ये समझ पाने में कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, वो कौन सा मोड़ था जहां से पलटकर फिर मोदी लहराई और बना बनाया खेल बिगाड़ गया। अकेले भाजपा को ही कांग्रेस और उसके सभी सहयोगियों से कहीं अधिक सीटें महाराष्ट्र के लोगों ने दी है। ये दिखाता है कि जब सुशासन की बात आती है तो देश सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर और एनडीए पर भरोसा करता है। महाराष्ट्र के नतीजों से ब्रांड मोदी की इमेज और पक्की हुई है। जिस तरह शहरों और गांव दोनों में लोगों ने बीजेपी को वोट किया, वो महायुति की जीत में पीएम मोदी के योगदान को दर्शाता है। मुंबई और पुणे जैसे शहरी इलाकों में मतदाताओं को इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ने प्रभावित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और प्याज कपास के किसानों को समय समय पर दी गई मदद असरकार रही। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से खुद पर विश्वास बनाए रखने की व्यक्तिगत अपीलें की, जो नतीजों से लगता है कि काम कर गई। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय नीतियों और विकास पर भी जोर दिया। महाराष्ट्र के किसानों को भी डबल इंजन सरकार में डबल फायदा मिला है। आज देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे दरअसल बीजेपी के लिए आई ओपनर रही। बीजेपी ने कम समय में अपनी गलतियों को समझा और उन पर काम किया, जिसके आधार पर चुनाव में रणनीतियां भी बनाई। पीएम मोदी इसके केंद्र में रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने महायुति की एकता को बनाए रखने के लिए हर कोशिश पर ध्यान दिया। यहां तक कि जब सीट बंटवारे का समय आया तो अड़चनें आती देख अमित शाह ने दखल दिया और सब सामान्य ढंग से निपट गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्धव की शिवसेना को आड़े हाथों लिया, लेकिन बाला साहेब ठाकरे और उनके मूल्यों में अपनी निष्ठा लगातार मंचों से बनाए रखी। कांग्रेस को ज्यादा निशाने पर लिया और शरद पवार को भी कटघरे में खड़ा किया, लेकिन सोच समझकर। मैं कांग्रेस
कांग्रेस के महाअघाड़ी वाले साथियों को चुनौती देता हूं। ये चुनौती मेरी महाअघाड़ी वालों को है। ये पार्टियां कांग्रेस के युवराज के मुंह से, कांग्रेस के नेताओं से वीर सावरकर के तप, त्याग, बलिदान के कम से कम 15 मिनट रोज अपने भाषण में प्रशंसा करके जरा दिखा दे। एक युवराज कभी भी वीर सावरकर की प्रशंसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। स्थानीय स्तर पर लोगों की नाराजगी को पीएम मोदी ने दूर किया और राज्य की भलाई के भाव से जोड़ा, जिसके लिए डबल इंजन की सरकार का वास्ता दिया। पीएम मोदी की व्यक्तिगत छवि भी इस अभियान में काम आई। मोदी का जादू फिर मतदाताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में मिली बम्पर जीत राजनीति के मौजूदा वक्त में पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व को रेखांकित करता है। ये जीत आसान नहीं थी और ऐसी विराट जीत तो किसी ने नहीं सोची थी, खुद बीजेपी ने भी नहीं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद लगा कि हवा का रुख बदल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने धुआंधार प्रचार और चुनावी रणनीति के दम पर न सिर्फ हवा का रुख अपने पक्ष में मोड़ा, बल्कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मोदी 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 मोदी। लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। आज देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। देश का वोटर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ है। महाराष्ट्र में जीत का फसाना कह रहा है कि मोदी है तो फिर सब मुमकिन है। चंद महीनों में ब्रांड मोदी की चमक फिर से ऐसे चमकी है कि विरोधियों की आंखें चौंधिया रही हैं। एक बार फिर मोदी मोदी के नारे बीजेपी के बुलंद हौसले की कहानी सुना रहे हैं। मोदी 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 मोदी। ये सच है कि ब्रांड मोदी ने कई बार कमाल किया है, वहाँ जीत दिलाई है जहाँ खुद बीजेपी ने सोचे भी न हो। लेकिन फिर भी इस बार की लड़ाई अलग थी, उन पर हमले अलग थे और उनके सामने चुनौतियां अलग थी। ज्येष्ठ नेता विजयजी साने, लक्ष्मणराव सावजी। ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। ये भाजपा के गवर्नेंस मॉडल पर मुहर है। अकेले भाजपा को ही कांग्रेस और उसके सभी सहयोगियों से कहीं अधिक सीटें महाराष्ट्र के लोगों ने दी है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आजाद भारत में मैं नहीं जानता कि आने वाले भविष्य में कोई इस देश को इस प्रकार का प्रधानमंत्री मिलेगा या नहीं, लेकिन अब तक जो प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं उसमें ये सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं। इतना विजनरी प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिला था और आज भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में थोड़ी भी कमी नहीं आई है। प्रधानमंत्री की छवि पर आज तक किसी ने डेंट नहीं लगा पाया है। विरोधी बीजेपी को हराने की कस्में खा रहे थे, आपस के भेद मिटा रहे थे। निशाने पर मोदी थे, लेकिन मोदी का निशाना अपने लक्ष्य पर। उन्होंने चुनाव में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। महिला सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, शोषित वंचितों को हक दिलाने की बात की, महाराष्ट्र के कोने कोने में विकास की बात की, किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने की बात की, बढ़ती बेरोजगारी को कम करने की बात की। हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठा रही है
वो कांग्रेस और उसके गठबंधन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए जो काम किए हैं, उनसे कांग्रेस के खोदे गए गड्ढों को भरने में काफी मदद मिली है। अगाड़ी वालों को मौका न मिले, ये महाराष्ट्र की महिलाओं ने ठान लिया है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कमजोर पड़ने के बाद विधानसभा चुनाव की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करने के लिए मोदी ने पैरों में जैसे चक्र बांध लिए। दिन रात बैठकें की, रैलियों की झड़ियां, ऊपर से विराट रोड शो कर डाले। वोटिंग से पहले सिर्फ 7 दिनों में उन्होंने 10 रैलियां की। 8 नवंबर को धुले और नासिक में रैली, 9 नवंबर को अकोला और नांदेड़, 12 नवंबर को चिमूर, सोलापुर, पुणे, 14 नवंबर को छत्रपति संभाजीनगर, पनवेल, मुंबई। लगभग 152 विधानसभा को मोदी ने कवर किया और 119 सीटों पर जीत मिली। विकास की बातों के अलावा विरोधियों को मोदी ने पूरी ताकत से झकझोरा। कांग्रेस से बाला साहब ठाकरे की तारीफ पर सीधा सवाल किया। उद्धव ठाकरे से हिंदुत्व की राजनीति को लेकर सीधे सवाल किए। शरद पवार से समाज और जातियों की बांटने वाली राजनीति को लेकर जवाब मांगा। ये आत्मविश्वास कमाल का था। नरेंद्र मोदी असंभव के संभवकार बनकर उभरे। वरना महाराष्ट्र में कुछ महीनों पहले हुए लोकसभा चुनाव में उद्धव का जलवा था, कांग्रेस का जनाधार था। शरद पवार बीजेपी को हराने की भविष्यवाणियां करने लगे थे, लेकिन परिणाम के बाद न पवार का पावर बचा, न उद्धव की ठसक। क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछिए कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने पीएम मोदी के खिलाफ जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी और किसी हद तक कामयाब भी हुआ, वो अब टूटता दिख रहा है। यहाँ से नई राजनीति भी दिख रही है और नरेंद्र मोदी का नया मैजिक भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक की राजनीति में वो विपक्ष के लिए अपराजय ही रहे हैं। राज्य की राजनीति से लेकर देश की राजनीति तक वो जो विमर्श तैयार करते हैं, उसकी काट विपक्ष के पास नहीं होती। महाराष्ट्र चुनाव के बाद महारण में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे, तो ये वही महाराष्ट्र था जो कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दे चुका था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है का जब नारा दिया, तो उसके बाद बाजी पलटती चली गई। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। एक है तो सेफ है, एक है तो एक है तो एक है तो एक है तो एक है तो। प्रधानमंत्री ने नारा दिया तो विरोधियों के खेमे से जो जवाब आया, उसने पीएम मोदी के नारे को प्रचार के केंद्र में ला दिया। ये नारा ही मुद्दा बन गया और विपक्ष की राजनीति भी इसी नारे को निशाना बनाने लगी। एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। पीएम मोदी के एक है तो सेफ है नारे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर होता गया। हम सेफ है महाराष्ट्र में और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहां से निकालना है। और आप आने से ही महाराष्ट्र में हम अनसेफ हो जाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है आप यहां आकर लोगों को भड़काएंगे, दंगे के लिए एनकरेज करेंगे। मोदी बोलते हैं एक है तो सेफ है, आने 10 साल से सेफ नहीं है मोदी हम लोग। भाइयों बहनों, एक है तो सेफ है। मैंने कहा अनेक है तो अखंड है। भारत अनेक तहजीबों पर बना हुआ है, अब इसका जवाब नहीं है उनके पास। अब जब महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत मिल चुकी है और पीएम मोदी का नारा बीजेपी के लिए महामंत्र बन चुका है, तो कई बातों का सही मूल्यांकन किया जा सकता है।
क्या मोदी के नारे से ओबीसी वोट बटे नहीं? क्या मोदी के नारे से हिंदू वोटर एकजुट हुए? क्या मोदी के नारे से जातियों में बांटने की राजनीति को जवाब मिला? क्या मोदी के नारे ने क्षेत्रवाद, भाषा के आधार पर बांटने वाली राजनीति को रोका? कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 2019 के मुकाबले सवर्ण वोट 29% घटा था, मराठा वोट 11% घटा, ओबीसी वोट सबसे ज्यादा 31% घटा था, आदिवासी वोट 3% कम हुआ था। लेकिन एक है तो सेफ है नारे का असर इन विधानसभा चुनावों में कैसे हुआ, वो भी आंखों से समझा जा सकता है। इस बार बीजेपी ने महाराष्ट्र के हर हिस्से में जीत हासिल की है। विदर्भ में 46 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है, 13 सीटें विपक्ष के हिस्से में आई हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में 55 सीटें महायुति को मिली, 12 विपक्ष के हिस्से में। मराठवाड़ा में 37 सीटें तो महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 9 सीटें मिली। कोंकण में एक तरफा जीत मिली, यहाँ 35 की 35 सीटें मिली। मुंबई में जीत हार का आंकड़ा 21-15 का रहा। एक समय था जब कांग्रेस के नेता इंदिरा जी समेत खूब जात पात के खिलाफ बोलते थे, पब्लिकली लोगों को समझाते थे, एडवर्टाइजमेंट छापते थे। लेकिन आज यही कांग्रेस और कांग्रेस का एक परिवार खुद की सत्ता भूख को शांत करने के लिए जातिवाद का जहर फैला रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, एक है तो सेफ हैं, या एक है तो नेक हैं, या बटोगे तो कटोगे, ये बहुत, इसका संदेश बहुत साफ था। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का एक प्रतीक चिन्ह बन गए हैं, इसलिए इस राजनीति को हराना है, हिंदुत्व को हराना है, सनातन को हराना है, इसलिए मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया। ऐसी स्थिति में इस पर हिंदू प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी और मुझे लगता है कि ये हिंदू एकजुट होकर के महाराष्ट्र के चुनाव में जो वोट जिहाद है उसका उन्होंने उत्तर दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कई बार कह चुके हैं कि वो फेंके गए पत्थरों से सीढ़ियां बना लेते हैं। लोकसभा चुनावों के बाद काफी कुछ कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी को राजनीति में चुका हुआ भी कहा गया। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया। पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया, खत्म कर दिया। नतीजे बता रहे हैं कि ब्रांड मोदी की चमक कुछ समय के लिए धुंधली जरूर दिखी थी, लेकिन अब फिर से वो चमक दिख रही है। पीएम मोदी तब भी अपराजेय थे, अब भी अपराजेय हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत की कहानी के मुख्य नायक हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके कुशल नेतृत्व ने दोनों ही राज्यों में बीजेपी के लिए ऐसे नेताओं को खड़ा किया जो आज पार्टी के लिए जरूरी हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास ही है, जो दोनों ही नेताओं पर चौतरफा हमला होने पर भी उनकी स्थिति कभी कमजोर नहीं पड़ी। प्रधानमंत्री के भरोसे को दोनों ने ही परिणाम में बदल कर दिखाया है। विश्व के एकमात्र नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य में आपका स्वागत स्वीकार करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए नतीजों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है।
मोदी जी आप आगे बढ़ो। मोदी है तो महाराष्ट्र में 149 में से 131 सीटों पर अकेले बीजेपी की जीत 89% स्ट्राइक रेट की गवाही देती है। इसमें मुख्य किरदार की भूमिका में देवेंद्र फडणवीस रहे। दरअसल महाराष्ट्र की जीत की कहानी पीएम नरेंद्र मोदी के देवेंद्र फडणवीस पर भरोसे की जीत की कहानी है। लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। और ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में मोदी का कमांडर इन चीफ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मोदी के भरोसे पर खरा उतरते हुए फडणवीस की रणनीति ने महाराष्ट्र को बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश के बाद पार्टी का सबसे मजबूत किला बना दिया। ये मोदी का भरोसा ही है जिसने महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के सामने देवेंद्र फडणवीस जैसा शत्रुजीत खड़ा कर दिया। श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजीत पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में ये योगी और मोदी की केमिस्ट्री ही है जिसके दम पर बीजेपी ने उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। जनता जनार्दन को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके निर्णय देश और समाज के अनुकूल हैं और उस अनुकूलता पर जनता जनार्दन की मोहर है। उपचुनाव की ये जीत न केवल पार्टी की रणनीतिक चतुराई को दर्शाती है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामूहिक नेतृत्व पर भी भरोसा जताती है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगी आदित्यनाथ के प्रति विश्वास इस उपचुनाव में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। बटेंगे तो कटेंगे का नारा हरियाणा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने दिया, लेकिन पीएम मोदी ने उसे और सरल बना दिया। नतीजा सामने है। एक है तो सेफ है के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है, सजा की है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने 2014 उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ पर विश्वास जताया। हालांकि लव जिहाद का मुद्दा उठाने के बावजूद नतीजे पार्टी के पक्ष में नहीं रहे। 2017 के चुनाव में योगी को स्टार प्रचारक बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी को यूपी में 27 साल बाद पूर्ण बहुमत मिला और योगी सीएम बने। इलेक्शन के तत्काल परिणाम के बाद मैं किसी भी नेता से मिला नहीं था, लेकिन संसदीय दल की बैठक में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में हैं। मैंने कहा हाँ मैं दिल्ली में हूं। तो उन्होंने कहा कि कैसे आपसे मुलाकात, तो आप कब आ सकते हैं? मैंने कहा आप जब बताएं। प्रातःकाल संसदीय दल की बैठक 9:30 बजे से हमारी थी।
लगभग 10:15 बजे मीटिंग समाप्त। उन्होंने कहा कि अगर आप अभी आ सकते हैं तो आ जाएं। थोड़ा गए, सामान्य बातचीत हुई, परिणामों की समीक्षा हुई। उसके बाद फिर मैं वापस आया। अगले दिन मैं गोरखपुर 17 को गोरखपुर चला गया। सायकाल उनका फोन आया अध्यक्ष जी का कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं तो गोरखपुर में हूं। अरे आप गोरखपुर चले गए, आपसे बातचीत करनी थी। मैं असमंजस में था कि कल सुबह तो मेरी बात हुई ही है। तो मैंने कहा अध्यक्ष जी फोन पे आप बता दीजिए क्या होता। उन्होंने कहा नहीं आप दिल्ली आइए। मैंने कहा दिल्ली इस समय तो न यहाँ से कोई फ्लाइट है न कोई ट्रेन है। अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है आप वहां रहिए, कल सुबह मैं एक चार्टर्ड भेज रहा हूं, आप उससे आ जाइए। तो जब मैं दिल्ली पहुंचा तो तत्काल आए। उन्होंने कहा कि योगी जी आपको उत्तर प्रदेश में जाना है और वहां कल आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। 2017 में यूपी में बीजेपी को सत्ता तो मिली, लेकिन योगी आदित्यनाथ को पार्टी के भीतर और बाहर से विरोध का सामना करना पड़ा। 2020 में 100 बीजेपी विधायक धरने पर बैठे और 2021 में योगी और अमित शाह के रिश्तों में खटास के बारे में बातें होने लगी। प्रधानमंत्री मोदी और शाह ने सोशल मीडिया पर योगी को बधाई भी नहीं दी, जिसे विपक्ष ने मुद्दा बनाकर पीएम के विश्वास में कमी बताया। लेकिन प्रधानमंत्री के कुछ कदम और 2 तस्वीरों ने 4 साल से बन रहे योगी विरोधी माहौल को एक बार फिर रसातल में पहुंचा दिया। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है यूपी प्लस योगी। योगी आदित्यनाथ के प्रति पीएम मोदी के भरोसे को समझना है तो इस बात को समझिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी उपचुनाव में 13 रैलियां और 2 रोड शो किए। बीजेपी ने उन्हें महाराष्ट्र और झारखंड के लिए स्टार प्रचारक बनाया। सीएम योगी ने महाराष्ट्र में 11 रैलियां की, जबकि झारखंड में 13 रैलियों को संबोधित किया। 2024 के यूपी उपचुनाव में बीजेपी की वापसी केवल एक राजनीतिक जीत नहीं है, बल्कि ये योगी आदित्यनाथ के मजबूत नेतृत्व, नरेंद्र मोदी के विश्वास और एक सशक्त चुनावी रणनीति का परिणाम है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये परिणाम बीजेपी के पक्ष में एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में कुछ महीने पहले तक बीजेपी के विरोधियों को बढ़त थी, लेकिन वोटिंग तक सब कुछ बदल गया। इसके पीछे पीएम मोदी का मैजिक और मैनेजमेंट दोनों ही हैं कि कैसे सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम और काम भर से एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में बदल जाती है। कांग्रेस के नेतृत्व ने लगातार पूरे देश में वीर सावरकर का अपमान किया है, उन्हें गालियां दी है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के साथ ही 13 राज्यों की 46 सीटों पर चुनाव हुए। परिणामों ने देश के नक्शे को भगवामय कर दिया। बीजेपी ने महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में प्रचंड जीत दर्ज की। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान ने भाजपा को जमकर समर्थन दिया है। पीएम मोदी का विश्वास ही था जिसने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार को भरोसे में लेते हुए महाराष्ट्र की प्रयोगशाला में जीत का रसायन तैयार कर दिया। नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है।
महिला मतदाता, संघ का समर्थन, स्थानीय चेहरे और सक्रिय कार्यकर्ता, ये सभी बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में ताकत बने। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद अपनी खोई जमीन ही वापस नहीं पाई, बल्कि विपक्ष को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी ने उन 105 सीटों पर रणनीति बनाई जहां विपक्ष को लोकसभा में बढ़त मिली थी। नतीजों ने साफ कर दिया है कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत अब भी पीएम मोदी और उनका काम है। पीएम मोदी की छवि के बल पर बीजेपी राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी जैसे मुद्दे से बेहतर ढंग से निपटने में कामयाब हो पाती है। हरियाणा की 90 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने सिर्फ 4 रैलियां की, जबकि महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए उन्होंने 1 दर्जन और झारखंड की 81 सीटों के लिए 6 रैलियां की। लोकसभा के नतीजों से सबक लेते हुए बीजेपी ने संघ के साथ बेहतर तालमेल बैठाया, जिसका नतीजा ये रहा कि संघ ने महाराष्ट्र चुनाव में 60,000 से ज्यादा बैठकें आयोजित की। इन बैठकों के जरिए हिंदू वोटों को एकजुट करने के साथ ही महाविकास अघाड़ी के नैरेटिव को काटने का काम किया। आरएसएस ने मतदान परिष्कार करके अभियान चलाया। जो अनेक संगठन आरएसएस की है वो वोटिंग बढ़ाने के लिए काम पे लगी थी। छोटी मोटी हजारों बैठकें उन्होंने की। उनके अनेक सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको काम पे वोटिंग बढ़ाने के लिए लगाया। तो सबसे बड़ा रोल उनका है। उनका अंडरग्राउंड मतदान बढ़ाने के लिए काम शुरू था। इसी तरह यूपी के उपचुनाव में भी मोदी का विश्वास योगी के नेतृत्व में इस तरह से काम आया कि पार्टी कार्यकर्ताओं में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। पार्टी ने इस विश्वास को चुनावी रणनीतियों में पूरी तरह से इस्तेमाल किया, जो आखिरकार जीत में तब्दील हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। विपक्ष की स्थिति उपचुनाव में अपेक्षाकृत कमजोर रही। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर कई स्तरों पर असहमति और नेतृत्व संकट दिखाई दिया। इस असमंजस का फायदा बीजेपी ने अपनी रणनीति में जमकर उठाया। भारत की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी परजीवी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए अब अपने दम पर सरकार बनाना लगातार मुश्किल हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष को जो उम्मीदें जगी थी, वो राज्यों के चुनाव में खत्म होती दिख रही हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति खराब रही। हरियाणा में तो पहले ऐसे लगा कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, लेकिन नतीजों ने कांग्रेस को बड़ी निराशा दी। जम्मू कश्मीर में जहां कांग्रेस की प्लेयर होती थी, मोदी की मैजिक ने उसे तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। लोकतंत्र में छवियों का आकलन आंकड़ों से होता है और आंकड़े प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में अधिक हैं। महाराष्ट्र खुद एक बार घोषणा कर रहा है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।